दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण भाग मौर्य वंश के सम्राट अशोक से संबंधित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के कला एवं संस्कृति खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत के इतिहास में मौर्य वंश का विशेष स्थान है। इस वंश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर भारतीय इतिहास को एक नई दिशा दी और भारतीय उपमहाद्वीप पर एक विस्तृत सुप्रशासित राज्य की स्थापना भी की। मौर्य वंश का शासनकाल लगभग 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक रहा और इसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध राज्य के नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने शासन संभाला। बिंदुसार का शासन काल साम्राज्य विस्तार और स्थिरता का काल था। बिंदुसार के पश्चात अशोक महान ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। अशोक महान भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल को मौर्य साम्राज्य का स्वर्णिम युग माना जाता है। अशोक न केवल अपने साम्राज्य विस्तार और प्रशासनिक सुधारों के लिए विख्यात थे, बल्कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और अहिंसा के सिद्धांत को भी अपनाया। अशोक भारतीय इतिहास के वो शासक हैं जिनकी नीतियां मौर्य काल से लेकर आज तक प्रासंगिक हैं। उनका बनवाया अशोक स्तंभ आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। इस ऑडियो आर्टिकल में हम सम्राट अशोक के जीवन, उनके शासन, उनकी नीतियों और उनके ऐतिहासिक महत्व पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं अशोक के आरंभिक जीवन की। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। वह मौर्य सम्राट बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र थे। अशोक का प्रारंभिक जीवन सामान्य राजकुमारों की तरह ही था। वे युद्ध कला में अत्यंत पारंगत थे। अशोक ने 268 ईसा पूर्व में अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभाली। हालांकि यह कार्य आसान नहीं था। बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता प्राप्ति के लिए अशोक को अपने भाइयों के साथ संघर्ष करना पड़ा था। कहा जाता है सिंहासन पर बैठने के लिए अशोक ने अपने कई भाइयों की हत्या की थी। अशोक ने अपने शासन के दौरान कई प्रशासनिक और सामाजिक सुधार किए। हालांकि शासन के शुरुआती दौर में अशोक भी पूर्ववर्ती राजाओं की तरह साम्राज्य विस्तार और शक्ति को ही अधिक महत्व देते थे, लेकिन उसका प्रशासन चुस्त दुरुस्त था। अशोक ने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया और प्रत्येक प्रांत में राज्यपालों की नियुक्ति की। उन्होंने कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ किया और न्यायपालिका में सुधार किए। अशोक ने न्याय के लिए न्यायालयों की स्थापना की। क्योंकि उस काल के दौरान मौर्य वंश ही सबसे शक्तिशाली था और धनवान साम्राज्य था, इसलिए अशोक के राजकोष भरे हुए थे, जिसकी वजह से जन कल्याण योजनाएं सुचारू रूप से चल रही थी। सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए कई अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई। लेकिन सवाल ये है कि वो कौन सी घटना थी जिसने सम्राट अशोक को महान के रूप में परिवर्तित किया। अशोक ने अपने शासनकाल में साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उनके शासनकाल में साम्राज्य उत्तर में हिंदुकुश से लेकर दक्षिण में पेनिनसुलर इंडिया तक और पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। लेकिन अभी भी कुछ स्थानों पर उसका अधिकार नहीं था, जैसे कि कलिंग। वर्तमान उड़ीसा क्षेत्र मौर्य वंश के दौरान कलिंग के नाम से जाना जाता था। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से आक्रमण किया। दरअसल कलिंग व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। उस पर अधिकार होने से उसके विशाल समुद्री संसाधन और समुद्री मार्ग पर अशोक का अधिकार हो जाता। इसलिए 261 ईसा पूर्व कलिंग पर अधिकार करने के लिए अशोक ने उस पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस युद्ध ने अशोक के जीवन और शासन को पूरी तरह बदल दिया। अगर आज की आधुनिक भाषा में कहा जाए तो यह युद्ध अशोक के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस युद्ध से पहले तक अशोक चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन इस युद्ध के बाद अशोक के जीवन में जो परिवर्तन आया उसने उसे अशोक महान बनाया। कलिंग पर विजय होने से इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हुई और हजारों लोग घायल हुए। युद्ध की भयावहता ने अशोक के मन को गहरे रूप से प्रभावित किया। युद्ध में हुए विनाश को देखकर अशोक का मन द्रवित हो उठा। अशोक ने शांति की तलाश में हिंसा का परित्याग कर दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया।
उसने अहिंसा, करुणा और धर्म प्रचार को अपने शासन की मुख्य नीतियों में शामिल किया। सवाल है कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक की शासन नीतियों में क्या परिवर्तन आया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने शासन के दौरान धर्म और नैतिकता को अत्यधिक महत्व दिया। अशोक ने अहिंसा को अपने शासन का मुख्य सिद्धांत बनाया। उन्होंने युद्ध और हिंसा को त्याग कर शांति और करुणा का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और उन्हें अपने शासन में लागू किया। अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति का त्याग कर दिया और धम्म नीति को अपनाया। धम्म नीति के तहत सभी जातियों और धर्मों के प्रति सहिष्णुता और नैतिक आचरण को प्रोत्साहित किया गया। बौद्ध धर्म अपनाने के बावजूद अशोक ने सभी धर्म के धर्मावलंबियों के साथ सहिष्णुता का व्यवहार किया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक का शासन मुख्य रूप से साम्राज्य केंद्रित होने की बजाय प्रजा केंद्रित हो गया। अशोक ने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो राज्य में धर्म और नैतिकता का प्रचार करते थे और जनता के कल्याण का ध्यान रखते थे। इसके अलावा अशोक ने अपने धर्म और नैतिकता के संदेश को प्रसारित करने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण कराया। इनमें से कई शिलालेख आज भी विद्यमान हैं और अशोक के शासन की महानता का प्रमाण है। अशोक ने शिलालेखों और स्तंभों पर अपने संदेश खुदवाए। ये संदेश स्थानीय प्राकृतिक भाषा में लिखे होते थे, जिससे आम जनता उसके संदेशों को पढ़कर समझ सके। अशोक ने समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई। अशोक ने कई सार्वजनिक निर्माण कार्यों का भी आयोजन किया, जिनमें सड़कों, सरायों, कुओं और अस्पतालों का निर्माण शामिल था। आइए अब चर्चा करते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में क्या योगदान दिया। अशोक के धर्म प्रचार ने बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म का प्रसार न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी हुआ। अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व तृतीय बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था। इस संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। अशोक ने अपने धर्म और नैतिकता के संदेश को प्रसारित करने के लिए अनेक शिलालेख और स्तंभ स्थापित किए। इसके अतिरिक्त अशोक ने अनेक स्तूपों, स्तंभों और विहारों का निर्माण कराया। इनमें से कई संरचनाएं आज भी भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में विद्यमान है, जैसे कि सारनाथ का अशोक स्तंभ, महाबोधि मंदिर और सांची का स्तूप। साथ ही उसके शासनकाल में बौद्ध साहित्य का भी व्यापक विकास हुआ। अशोक ने अपनी विदेश नीति के माध्यम से दुनिया के अन्य हिस्सों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसने अपनी विदेश नीति में शांति और सहयोग को महत्व दिया, विभिन्न देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने मिशनरियों को विदेश में भेजा। जैसे कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। वहीं दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के साथ भी उसने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मिशनरियों को वहां भेजा। लेकिन सवाल है कि जिस महान साम्राज्य की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने डाली थी और अशोक के शासनकाल में जो महानतम साम्राज्य बन चुका था, उसकी मृत्यु के बाद इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हो गया। अशोक के निधन के बाद मौर्य साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होती गई। अशोक महान के बाद उनके उत्तराधिकारी सक्षम और कुशल शासक नहीं थे। अशोक की मृत्यु के बाद उनके पुत्र कुणाल और अन्य उत्तराधिकारियों में नेतृत्व की क्षमता की कमी थी। कमजोर उत्तराधिकारियों के कारण साम्राज्य में अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य को उनके उत्तराधिकारियों ने आपस में बांट लिया। इस विभाजन ने साम्राज्य को कमजोर कर दिया और उसकी एकता को खत्म कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप प्रांतों के राज्यपालों ने स्वतंत्रता की नीति अपनाई और केंद्रीय नियंत्रण कमजोर पड़ गया। मौर्य साम्राज्य का विशाल प्रशासनिक ढांचा और सैन्य व्यवस्था अत्यधिक खर्चीली थी। अशोक के समय में धर्म और जन कल्याण पर अधिक ध्यान देने के कारण आर्थिक संसाधनों का पर्याप्त प्रबंधन हुआ। इससे राजकोष में कमी आई और आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक महत्वपूर्ण कारण बाहरी आक्रमण थे। यवन या यूनानी आक्रमण और शकों तथा पहलवों की गतिविधियों ने साम्राज्य को और कमजोर कर दिया। अशोक के बाद सीमाओं की सुरक्षा में कमी आ गई और विदेशी आक्रमणों का सामना करना कठिन हो गया। इसके अतिरिक्त साम्राज्य के विभिन्न प्रांतों में विद्रोह और बगावतें शुरू हो गईं। प्रांतों के राज्यपाल और सामंत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। इससे केंद्रीय शासन कमजोर हो गया और प्रांतों का नियंत्रण खत्म हो गया। मौर्य साम्राज्य के अंतिम सम्राट बृहद्रथ थे, जिनकी हत्या उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी।
इसके बाद पुष्यमित्र ने शुंग वंश की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। तो चलिए अब देखते हैं निष्कर्ष को। अशोक निसंदेह मौर्य वंश के सबसे महान शासक थे। उनके शासनकाल में मौर्य साम्राज्य ने अत्यधिक उन्नति की। अशोक ने अपने शासन की नीतियों, धर्म परिवर्तन और अहिंसा के सिद्धांत से भारतीय समाज और संस्कृति को गहरा प्रभावित किया। उनके शिलालेख, स्तंभ और अन्य संरचनाएं आज भी उनके महानता का प्रमाण है। अशोक के शासनकाल ने यह साबित कर दिया कि अहिंसा और धर्म के मार्ग पर भी एक विशाल साम्राज्य का प्रशासन चलाया जा सकता है। अशोक ने शासन व्यवस्था में मानवीय मूल्यों को स्थान दिया, जो कि लोकतंत्र की नींव है। अशोक ने राजतंत्र में प्रजा के महत्व और कल्याण को महत्व प्रदान किया और एक चक्रवर्ती सम्राट से महान सम्राट बन गया। तो चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। अशोक के शासनकाल में अपनाई गई धम्म नीति की मुख्य विशेषताएं क्या थीं और इसका भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।